जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पीईटी स्पेशल क्लास 5 भूगोल वाली खीर बना के देंगे आपके वीर के एक नए एपिसोड में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। कल हमने बात किया था क्लास 4 के बारे में, जिसमें हमने चर्चा किया था भारत की नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 1 पर, और आज हम लोग किस पर बात करेंगे भैया? पार्ट 2 पर बात करेंगे। ठीक है, पिछले 4 वीडियोस में यानी 4 क्लासेस में पीटी स्पेशल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जितना कुछ भी बताया गया है, वैसे क्लास 1 में क्या बताया गया है? अवस्थिति एवं विस्तार तथा भूगर्भिक चट्टानों से बनने वाले सभी प्रश्नों का जिक्र किया गया है। दूसरे वाले वीडियो में हिमालय से बनने वाले सभी प्रश्नों का जिक्र किया गया है। तीसरे वीडियो में यानी पीटी स्पेशल क्लास 3 में प्रायद्वीपीय पठार से बनने वाले सभी प्रश्नों का चर्चा किया गया है। और पीटी स्पेशल क्लास 4 में चर्चा किया गया है भारत की नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 था। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो पीछे 4 क्लासेस हुई हैं उन चारों क्लासेस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उन चारों वीडियो को भी देख लीजिएगा। यदि आप पीटी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, इतना प्रश्न पढ़ने के बाद शायद ही आपको कोई कन्फ्यूजन रहे। अगर रहे तो पूछ लीजिएगा, आपके लिए हम मौजूद हैं, हमेशा मौजूद हैं। ठीक है, अगर अभी लाइव नहीं देख पा रहे हैं आप तो आप देख लीजिएगा, बाद में जब भी आपको फुर्सत मिले तभी देखिएगा। देख करके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तभी मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। आज हम लोग शुरुआत पहले नहीं दूसरे प्रश्न करेंगे, पहले प्रश्न की चर्चा हम लोग अंतिम में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं? उत्तर कीजिए आप लोग, 2-2, 3-3 सेकंड का समय देंगे आप लोगों को, है ना। निम्न में किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है एक और नदी कोसी, जिसको हम लोग कहाँ का शोक कहते हैं भैया? बिहार का शोक कहते हैं। देखिए, वैसे मैं ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्यायित नहीं करूँगा, क्योंकि जितना व्याख्या मैं करूँगा उन सारे प्रश्नों को भी मैंने शामिल कर लिया है। क्योंकि कल 65 प्रश्न थे, आज लगभग 45 प्रश्न है, तो 45 कितने हो जाएंगे? 60, 40, 100, 110 प्रश्न। यानी भारत की नदियों से टोटल हमने 110 प्रश्न निकाल लिया ना। तो कल जितना भी व्याख्या तक जो आज प्रश्न आप देखेंगे, इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न तो जो कल हमने व्याख्या किया था उसमें से मिल जाएंगे। तो उत्तर एकदम दनादन करिएगा आप लोग, है ना। तो निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं भैया? दामोदर को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं, तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है कौन भैया? सोन है। कौन भैया? सोन है। सॉरी, मैंने टाइम में नहीं दिया, लेकिन आपसे टाइम दूंगा, है ना। आपको कम से कम 3-4 सेकंड का टाइम दूंगा। तो सोन नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि दामोदर, नर्मदा और ताप्ती ये सॉरी कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, हाँ सही है, सोन नदी प्रवाहित नहीं होती है, जबकि ताप्ती, नर्मदा और दामोदर ये तीनों ही नदियाँ, कौन कौन भैया? दामोदर, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। आप कहेंगे भ्रंश घाटी क्या होता है? जरा सा यहाँ पर सुनिएगा और समझिएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि क्या है भैया? ये है आपका नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। फिर इसी के नीचे से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको हम लोग कहते हैं ताप्ती। फिर यहाँ छोटा नागपुर पठार से एक नदी प्रवाहित होता है जिसका नाम है दामोदर। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे मान लेते हैं कि ये एक नदी है, ठीक है, ऐसे मानते हैं, यहाँ पर ऐसे फिर से बनाते हैं ना। जैसे मानते हैं कि ये क्या है? ये एक नदी है, इसमें पानी है, ठीक है। ये मानते हैं एक नदी प्रवाहित हो रही है। इस नदी के अगर दोनों तरफ, इस नदी के अगर दोनों तरफ क्या पाया जाए भैया? पहाड़ पाया जाए, पहाड़ या पर्वत श्रेणी पाया जाए। क्या पाया जाए? पहाड़ या पर्वत श्रेणी पाया जाए। तो हम कहते हैं कि जब
दो पहाड़ या पर्वतों के बीच से कोई नदी प्रवाहित होती है तो मानते हैं या फिर ऐसा कहा जाता है कि वह नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यानी कि दो पर्वत श्रेणी या फिर दो पहाड़ों के बीच में प्रवाहित होने वाली नदी को क्या कहते हैं कि वह अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से भारत में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। यानी दामोदर, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों नदियाँ दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती हैं, इसलिए कहा जाता है कि दामोदर, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों नदियाँ कैसे प्रवाहित होती भैया? अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर और ज़्यादा बात करें, जैसे हालांकि हमने कहा व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। जो दामोदर नदी है यह हुगली नदी मिल जाती है। किस नदी में? यह हुगली नदी मिल जाती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिराती है अपना जल, और ताप्ती नदी भी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और खंभात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। अगर ऑप्शन में खंभात की खाड़ी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भैया? अरब सागर रहेगा। तो नर्मदा और ताप्ती अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित सिहोवा भूमि से निकलती है? कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित सिहोवा भूमि से निकलती है? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, आपको 2-3 सेकंड का समय देते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों महानदी। ठीक, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित सिहोवा भूमि से निकलता है। कहाँ से भैया? सिहोवा भूमि से निकलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्राह्मणी, बैतरणी, हुगली, सारा का सारा चर्चा हमने आगे प्रश्न में किया, सबकी चर्चा कर लेंगे, है ना। आगे है, जोंक और तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो भैया इसका भी सही उत्तर है, बताइए। जोंक और तेल नदी किसकी सहायक नदी है? भैया ये धान रोपने वाला जब जो पकड़ता है उसको तेल से छुड़ाते हैं, वो मत सोचिएगा, है ना। ये जोंक और तेल वास्तव में नदी है, ये नदियों का नाम है। और ये किस नदी का नाम भैया? यह है महानदी का नाम है। किसका? महानदी का नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। बात कर रहा है, छठा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? भैया ये कई बार पूछा गया है प्रश्नों में, है ना, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बना है। अरे फटाफट उत्तर करो भाई, फटाफट। किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। क्या भैया? महानदी पर बना है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि पाराद्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्या भैया? पाराद्वीप। देखिए, जो महानदी है ना, यहाँ उड़ीसा के सिहोवा भूमि से निकलती है और जहाँ पर अपना क्या बनाती है भैया? डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। उसी के ठीक सामने क्या है भैया? इसी के ठीक सामने है पाराद्वीप। क्या स्थित है भैया? पाराद्वीप। तो आपसे अगर पूछे कि पाराद्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो भैया पाराद्वीप महानदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? भैया त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, इसको हमने कल भी डिफाइन किया था। कल वाले जो सेशन चल रहा था नदियों का, उसमें हमने डिफाइन किया था। कौन कौन भैया? कौन? गोदावरी। बहुत सही। कौन गोदावरी? कौन सी नदी भैया? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अभी भी हमने बताया कि महानदी कहाँ निकलती है भैया? सिहोवा भूमि से। कावेरी नदी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ निकलता है? महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है, ध्यान है। अच्छा, राज्य पूछे थे तब, ठीक है, राज्य पूछते तब। ठीक, महानदी किस राज्य में भैया? बताइए, किस राज्य से निकलता है? कृष्णा किस राज्य से निकलता है? और कावेरी किस राज्य से निकलती है? और गोदावरी किस राज्य से निकलती है? ठीक है, जरा बताएं कि कमेंट करके बताएं कि ये नदियाँ किस किस राज्य से निकल रही हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करते रहे, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ, है ना, करते रहें। अगला प्रश्न है नवां प्रश्न। नवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? कह रहा है कि निम्न में कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका भी सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, कौन सा? गोदावरी। कौन सी भैया? गोदावरी। ये भैया गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितना भैया? जरा कमेंट करके बताओ इसकी लंबाई कितना है। देखिए, कल हमने भूल से 1365 बता दिया था। कितना भैया? 1365। हालांकि हमने ऑप्शन में लिखा था उसी को बता दिया, लेकिन 1365 नहीं मेरे प्यारे मित्रों। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465। कितना है? 1465। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर कंफर्म कर दे रहा हूँ कि भैया गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। कितना? 1465। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना? 1465। और गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ना। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं और क्लियर करना चाहूँगा इसी प्रश्न में। देखिए, ये जो गंगा नदी है ना, ये जो गंगा नदी है, इसको कहते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है भैया, है ना। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा नदी माना जाता है कि गंगा क्या है भैया? भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, गंगा के आधार पर ही गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे नदी है। तो भैया गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। और जबकि कावेरी को जानते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ध्यान दीजिए, गंगा उत्तर भारत गंगा। देखिए, गंगा नदी को उत्तर भारत की गंगा कहते हैं या फिर भारत के भी गंगा कहते हैं। ठीक, दूसरी बात,
गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत गंगा दोनों में डिफरेंस है ना। मैं इसको इस बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे। मैं बहुत सटीक और बहुत कई बार इसको अध्ययन करने के बाद तब मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गंगा को क्या कहते हैं? उत्तरी गंगा कहते हैं, ठीक, या फिर उत्तर भारत की गंगा कहते हैं, या फिर सीधे सीधे कह लीजिए कि भारत की गंगा, हालांकि उसका नाम ही गंगा है, ठीक। लेकिन कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा, ये उत्तर भारत की गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा और ये दक्षिणी गंगा। गोदावरी क्या भैया? दक्षिणी गंगा। गोदावरी दक्षिणी गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कह रहा है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए इसमें जितनी भी सहायक नदियाँ ना सारी की सारी, चाहे पुरोड़ा हो, बरधा हो, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की सहायक नदी है। तो कह रहा है आपसे कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो कौन भैया? वेनगंगा है। कौन? वेनगंगा। गलती से पेनगंगा या फिर बरधा वगैरह मत करिएगा या पुरोड़ा मत करिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन ध्यान रख लीजिए कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी? वेनगंगा, ठीक। जिन जिन प्रश्नों में लोगों को डाउट होता है उनको मैं बहुत कई बार रिपीट करके बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, है ना। आइए 11वें प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना नहीं बनाती है? देखिए कह रहा है निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना नहीं बनाती है? तो भैया इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अपना मुहाना अरब सागर के खंबात की खाड़ी में बनाती है, या फिर आपसे उत्तर में रहेगा अरब सागर या रहेगा खंबात की खाड़ी। तो भैया जो हुगली नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है ना। देखिए हुगली नदी यहाँ, ठीक, कृष्णा नदी यहाँ और कावेरी नदी यहाँ, ये तीनों अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन? हुगली, कृष्णा और कावेरी। कहाँ बनाती हैं? बंगाल की खाड़ी में बनाती है भैया। तो भैया बंगाल खाड़ी में कौन नहीं बना रही? इन चारों में नर्मदा नहीं बना रही है। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ये यहाँ बनाती है। देखिए ये यहाँ ऊपर, यहाँ बंगाल खंबात की खाड़ी में ना। और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा भैया? अरब सागर का हिस्सा है। किसका है? अरब सागर का हिस्सा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस नदी पर अलमाटी बांध परियोजना बनाया गया है? निम्न में किस नदी पर अलमाटी बांध परियोजना बनाया गया है? तो जरा बताएं भैया, फटाक से बताएं कि अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी बताइए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, किस पर है? तो भैया इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर, है ना। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और हो जाता है। देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ, है ना, हालांकि कृष्णा नदी पर क्या बनाएगा भैया? अलमाटी बांध परियोजना बनाया गया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कृष्णा है, ठीक है, यहाँ से कृष्णा नदी है और ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है कौन? कृष्णा, और कर्नाटक से कौन निकल रही है भैया? कावेरी, ठीक। एक ऊपर वाला क्या है? कृष्णा है, नीचे वाला कावेरी है। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच से भी एक छोटी सी नदी निकलती है, कौन सी भैया? पेन्नार नदी। कौन है? पेन्नार नदी। तो आपसे पूछता है, जो नीचे है ना, क्या है नीचे? क्या है भैया? पेन्नार नदी है ना। तो आपसे पूछता है कि पेन्नार नदी किन दो नदियों के या फिर किन दो नदियों के अपवाह क्षेत्र के बीच प्रवाहित होती है? तो भैया कृष्णा और कावेरी। किन के बीच? कृष्णा और कावेरी के बीच प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भैया? पेन्नार नदी, ठीक है, ठीक है। और आपसे इस प्रश्न में क्या कहा है कि किस नदी पर अलमाटी बांध परियोजना है? तो अलमाटी बांध परियोजना भैया कृष्णा नदी पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में किस राज्य से कावेरी नदी प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में किस राज्य से कावेरी नदी प्रवाहित नहीं होती है? जरा बताइए। देखिए कावेरी नदी ना भैया निकलते, देखिए कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों ही राज्यों में प्रवाहित होती है, जबकि तेलंगाना राज्य में प्रवाहित नहीं होती। कौन भैया? कावेरी नदी। ध्यान रखिए, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों ही राज्यों में प्रवाहित होती है, और जबकि तेलंगाना में प्रवाहित नहीं होती। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो कावेरी नदी है ना, ये केवल 3 ही राज्यों में प्रवाहित भी होती है। कितने? केवल 3 ही राज्यों में प्रवाहित भी होती है, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्लियर? तेलंगाना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। कह रहा है कि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? भैया दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा सहायक नदी है भैया किसके? फटाक से उत्तर करिए, किसके भाई? अरे बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। ये है कृष्णा की सहायक नदी। किसका है? कृष्णा की सहायक नदी। कौन भैया? दूध गंगा ना। अगर मैं बात करूँ कृष्णा की अन्य सहायक नदियों की, तो सुन लीजिएगा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, वरड़ा, ठीक। ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी की सारी कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसके भैया? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कौन कौन? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरड़ा, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा के हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि भैया निम्न में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? निम्न में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? अभी अभी हमने बताया भैया कि भारत के दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं और दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो भैया गोदावरी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा यहाँ पे आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या पूछा भैया? दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछा है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? कावेरी को कहते हैं ना। आइए 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? 1 मिनट। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा बनता है, फिर कौन सी नदी बनाती है? तो भैया शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? फटाक से बताएं आप लोग, फटाफट बताएं, है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात बताइए फटाक से। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाक से बताइए। अरे 2 मिनट नहीं, मतलब 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं ना, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका भी सही उत्तर भैया कावेरी नदी। कौन सी भैया? कावेरी नदी। हालांकि आपको 4 प्रश्नों के 4 उत्तर दिए हैं, नर्मदा, कावेरी, शरावती, सतलज, लेकिन द राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं भैया? कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का 18वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी वर्षवाहिनी या सदाबहार नदी है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की कौन सी नदी वर्षवाहिनी नदी या सदाबहार नदी है? देखिए, वैसे दक्षिण भारत की नदियाँ सामान्यतः कैसी होती है भैया? दक्षिण भारत की नदियाँ सामान्यतः सभी की सभी नदियाँ कैसी है? मौसमी है। यानी दक्षिण भारत की नदियाँ मानसून काल में भर जाती हैं, और जब जैसे ही मानसून काल समाप्त होता है उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ क्या हो जाती है? उनमें पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसी भी नदी है जो कि वर्षवाहिनी या सदाबहार नदी, जो कि वर्षवाहिनी या सदाबहार नदी है। इसका मतलब है कि वर्ष भर उसमें जल का जो स्तर होता है लगभग एक समान सा रहता है ना। देखिए, हमने बताया था कि भारत की नदियों को 2 भागों में बांटते हैं, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना। तो भैया जो हिमालय जो प्रायद्वीपीय भारत है उन्हें हम दक्षिण भारत की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नदी कहिए चाहे प्रायद्वीपीय भारत कहिए। तो हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी नदी होती है। कैसी होती हैं? हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी नदी होती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदी मौसमी नदी होती है। कैसी? मौसमी नदी होती है। लेकिन दक्षिण भारत मौसमी नदी होने के दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी होने के बावजूद भी एक नदी ऐसी है जो कि वर्षवाहिनी है। उसका नाम क्या भैया? उसका नाम है कावेरी नदी। उसका नाम क्या है? कावेरी नदी। चूँकि देखिएगा यहाँ पर जैसे मैप में बना रहे हैं हम, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे आपकी कावेरी नदी यहाँ से आई, ठीक है। अब कावेरी नदी देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक। तो जब हमारा मानसून काल आता है ना, जब हमारा मानसून काल आता है, ऐसे इधर जब हमारा मानसून काल आता है तब भी हमारे कावेरी नदी को पानी मिल जाता है, और जब मानसून काल क्या होता है? रिटर्न होता है, तब भी कावेरी नदी को पानी मिल जाता है। यानी कि आता मानसून और लौटता मानसून। आते मानसून कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और लौटते मानसून कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। इन दोनों ही मानसून के द्वारा कावेरी नदी को जल पर्याप्त मात्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से यह क्या होती है भैया? वर्षवाहिनी नदी का उदाहरण बन के आती है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलने वाली पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र किन 2 नदियों के मध्य? अभी हमने ऊपर चर्चा किया भैया, अभी ऊपर चर्चा हमने इसका किया है। नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलने वाली पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र किन 2 नदियों के मध्य है? तो भैया इसका सही उत्तर था कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य, है ना। यानी पेन्नार नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह कृष्णा और कावेरी नदियों के अपवाह क्षेत्र के बीच है। यानी यहाँ अगर ऐसे यहाँ प्रवाहित हो रही कृष्णा, यहाँ प्रवाहित हो रही कावेरी, तो इसके बीच में कौन प्रवाहित हो रहा है? पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी कहाँ से निकल रहा है भैया? पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से। कहाँ से भैया? नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकल रही है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न कह रहा है तमिलनाडु राज्य से निकलने वाली नदी कौन सी है? भैया इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि ताम्रपर्णी और बैगई, ये दोनों ही नदियाँ, ताम्रपर्णी और बैगई, ये दोनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु राज्य में निकलती है। और तमिलनाडु राज्य की तट पे आगे बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती। कौन भैया? ताम्रपर्णी और बैगई नदी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भैया नर्मदा नदी का उद्गम होता है मैकाल पहाड़ी के समीप स्थित अमरकंटक पठार, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा अमरकंटक चोटी भी मिलता है। क्या मिलता है भैया? अमरकंटक चोटी, या तो अमरकंटक पठार या अमरकंटक चोटी। क्लियर है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से। अच्छा, अमरकंटक पठार से एक नदी और उद्गमित होती है, उसका नाम क्या भैया? सोन। हमने बताया कि
नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा नदी, यहाँ पर नर्मदा हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसको काट देते हैं। कह रहा है कि नर्मदा नदी निम्न में किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। भैया नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा भैया, नर्मदा नदी निम्न में छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी निम्न में किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती भैया, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो यह प्रवाहित होती है भैया आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों से ही प्रवाहित होती है। कौन भैया, नर्मदा नदी किस राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी 3 ही राज्य से प्रवाहित होती है ना। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अब देखिए भैया, यहाँ पर खंबात खड़ी नहीं कहा है, कहा है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए इसमें जो नर्मदा है और ताप्ती है, ये दोनों ही अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर के ये यहाँ पे खंबात की खड़ी वाले क्षेत्र में गिरती है। ठीक है, जबकि सरावती भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। मांडवी भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सरावती नदी प्रवाहित होती है कर्नाटक में, कहाँ भैया, कर्नाटक में, और मांडवी प्रवाहित होती है गोवा में। देखिए गोवा में 2 नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी। सरावती कहाँ है भैया, सरावती नदी है कहाँ पे, कर्नाटक में। और ताप्ती नदी कहाँ प्रवाहित होती है भैया, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, आगे चर्चा करेंगे जैसे इसी के बाद। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बारे में तो हमने बताया कि 3 राज्य से प्रवाहित हो रही भैया। ठीक है, कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। देखिए जब तक मैं व्याख्या कर रहा हूँ तब तक आप लोग प्रश्न को उत्तर दे दिया करिए। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आइए 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच से प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित हो रही है। मेरे प्यारे मित्रों जरा बताइए, हमने कहा कि अगर कोई नदी पर्वत श्रेणियों के बीच में क्या होगा भैया, पर्वत श्रेणियों के बीच में अगर प्रवाहित होगा तो भैया वह कैसी नदी, तो वह कैसा कहलाता है भैया कि वह नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि भ्रंश घाटी में भारत में टोटल 3 नदियाँ ही प्रवाहित होती हैं। कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भैया यहाँ पर आपको उन तीनों में से कोई नदी दिख रहा है, हाँ भैया आप कहेंगे हाँ नर्मदा दिख रहा है, तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। बाकी 3 क्या होंगे भैया, गलत होंगे। ठीक है, यानी केवल और केवल ये जो नर्मदा है वह सतपुड़ा, कहाँ भैया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच से प्रवाहित होती है। और जब भी पर्वत श्रेणी के बीच से कोई नदी प्रवाहित होती है तो माना जाता है कि वह अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। आइए 25वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 25वां प्रश्न है कि धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है भैया, तो इसका भी सही उत्तर क्या है, नर्मदा नदी है ना। कई बार इसको भी पूछा है कि धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका भी सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, नर्मदा नदी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। देखिए 26वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नदी यहाँ कर दिया है, डेल्टा नहीं बनाती है ना। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती भैया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। कहाँ गिरती है, आपको पता है खंबात खड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। बाकी कौन कौन, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों नदियाँ कहाँ गिरती है भैया, ये तीनों नदियाँ गिरती है। देखिए गोदावरी गिरती है पहले, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी मुहाना बनाती है। और ध्यान दीजिएगा बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियाँ, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का। किसका भैया, डेल्टा का। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का। किसका भैया, ज्वार नदमुख का, है ना, ज्वार नदमुख, है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं भैया, ज्वार नदमुख कहते हैं ना। चलिए अच्छा, इसका अंग्रेजी नाम है एस्चुअरी, है ना। अगर आपसे कहे कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, तो भैया जो भी नदी कहाँ गिर रही होगी, अरब सागर में गिर रही होगी, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। अच्छा अब जान लीजिए कि डेल्टा और एस्चुअरी में डिफरेंस क्या है। देखिए जो नदी एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाती है वो डायरेक्ट आकर के डायरेक्ट एक ही धारा के रूप में गिर जाती है, डायरेक्ट एक ही धारा के रूप में गिर जाती है। लेकिन जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाती हैं, वो नदियाँ आती हैं और मुहाना बनाने से पहले ढेर सारे भागों में विभक्त हो जाती है ना। ढेर सारे भागों में विभक्त होने के बाद अपना मुहाना बनाती है। इस वजह से जो नदी कई सारे भागों में विभक्त होने के बाद अपना मुहाना बनाती है, मानते हैं कि वह कैसी नदी भैया, वह क्या बना रही है, वह डेल्टा का निर्माण कर रही है। और जो नदी डायरेक्ट आकर गिर जाए, कहाँ भैया, डायरेक्ट आकर गिर जाए, कई भाग में विभक्त न हो, डायरेक्ट आकर एक ही भाग में एक ही धारा के रूप में गिर जाए, माना जाता है कि वह नदी किसका निर्माण कर रही है, एस्चुअरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे प्रश्न क्या था, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नदी
डेल्टा नहीं बनाती है। तो भैया डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न कह रहा है सतपुड़ा श्रेणी के मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है भैया? इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि ताप्ती नदी किस श्रेणी से निकलती है, तब आप उत्तर कर सकते हैं सतपुड़ा श्रेणी से। किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? बैतूल जिले से। बैतूल जिले के किस स्थान से निकलती है? तो मुल्ताई नामक स्थान से। देखिए, एक ही प्रश्न में हमने 3-4 प्रश्नों को शामिल कर दिया इस प्रकार से ना। तो भैया ताप्ती नदी निकलती कहाँ? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, सतपुड़ा श्रेणी से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि ताप्ती नदी निम्न में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो ताप्ती नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित नहीं होती है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन तीनों में ही प्रवाहित होती है। कौन भैया? ताप्ती नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में ही प्रवाहित होती है ना। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे ताप्ती नदी कितने राज्य में प्रवाहित होती है, तो यह भी केवल और केवल 3 राज्य में ही प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, आइए बात करते हैं 29वें प्रश्न पर। और 29वां प्रश्न आज का हमारा है कि निम्न में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? हाँ, ये भी ठीक है ना। निम्न में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी, यहाँ पर किस कर दिया है ना। ठीक है, यहाँ पर रहेगा में, है ना। चलिए, निम्न में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? भैया हमने बताया कि भारत में केवल और केवल 3 नदियाँ ऐसी हैं जो अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, और उन तीनों नदियों का नाम है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। यानी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जबकि गोदावरी भ्रंश घाटी में नहीं प्रवाहित होती। भैया गोदावरी अपने रास्ते से प्रवाहित होती हुई जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर करके अपना डेल्टा बना लेती है, अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न कह रहा है कि काकरा पार और उकाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर? फटाक से बताइए उत्तर, हम आप लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, समय दे रहे हैं। ठीक है, बताइए काकरा पार और उकाई परियोजना निम्न में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों 1, 2, 3। इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी। कौन है भैया? ताप्ती नदी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो मेरे प्यारे मित्रों इसका सही उत्तर है, बताइए फटाफट। चलिए, तब तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप लोग उत्तर करिए। देखिए, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे। ठीक, ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है? खंबात खाड़ी में। अब बच रहा साबरमती और भरतपूजा। ठीक, तो अब बताइए इसमें से कौन होगा? देखिए, आप इस प्रकार से भी उत्तर बता सकते हैं। अगर आपको ये 2 पता है, ये ऊपर के 2 पता है ना, ये 2 पता है आपके, नर्मदा और ताप्ती पता है, तो आपको ये भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि जो भरत पूजा है ये कहाँ निकलता है भैया? ये केरल राज्य में ना, एकदम नीचे निकलता है। तो भैया खंबात खाड़ी में कहाँ जाएगा? जबकि साबरमती कहाँ है? साबरमती के भैया आप सुने होंगे गांधी जी के बारे में, गुजरात में है ना। कहाँ है? गुजरात में। तो भैया अगर गुजरात में, तो ये भैया गुजरात से आके कहाँ मुहाना बनाएगा? ये भी खंबात खाड़ी में ही बनाएगा। जाहिर सी बात है कि निम्न में कौन सी नदी खंबात खाड़ी में नहीं गिरती है भैया? भरत पूजा। कौन सा भैया? भरत पूजा। देखिए, कहीं कहीं भरत पूजा लिखा रहता है, कहीं कहीं भरत पूजा लिखा रहता है ना, झरना। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मतलब एक ही है। ठीक है, कौन सी नदी खंबात खाड़ी में नहीं गिरती है? भरत पूजा। और गिरती कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। क्लियर, आगे बढ़ते 32वें प्रश्न पर। 32वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी नाग पर्वत से निकलती है? अरे बोलो भाई, कौन सी नदी नाग पर्वत से निकलती है? हो सकता है कि आपके सामने यह प्रश्न नया हो। चलिए, आपके लिए 1-2-4 सेकंड का समय देते हैं, फटाक से बताइए कि निम्न में कौन सी नदी नाग पर्वत से निकलती है? बताइए फटाक से। अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। तो भैया नाग पर्वत से निकलती है लूनी नदी, है ना। अभी तक लूनी नदी के बारे में बताया जाता है भैया, लेकिन लूनी नदी कहाँ से निकलती है अभी किसी को शायद नहीं, कुछ लोग तो होंगे जिनको जानकारी होगी, जिनको जानकारी वो कमेंट करें, है ना। जिनको जानकारी नहीं वो जान ले भैया, लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? लूनी नदी नाग पर्वत से निकलती है। कौन सी? नाग पर्वत से। अगर पूछे किस राज्य से निकलती है, तो भैया किस राज्य से निकलती है? राजस्थान में ना। यहाँ देखिएगा, राजस्थान में यहाँ अरावली पर्वत है, यहाँ अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर एक नाग पर्वत, इसी नाग पर्वत से कौन सी निकलती है भैया? कौन निकलती है? कौन नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। कौन? लूनी नदी, है ना। बात करेंगे अभी माही नदी और साबर की सभी की बात करेंगे। देखिए, जो साबरमती है ये किस पहाड़ी से निकलती है? मेवाड़ पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? मेवाड़ पहाड़ी से ना। और जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश निकलती है। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे हम, है ना। हो सकता है इसी की बात हो ना।
देखिए आ भी गया, आपका माही नदी आ भी गया। कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत के समीप स्थित महेद झील से, विंध्याचल पर्वत के समीप स्थित महेद झील से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए भैया हो सकता है महेद नदी, ये जो महेद झील है ये भी आपको सामने बहुत पहली बार हो सकता है कि पहली बार आ रहा हो। कौन भैया, महेद झील। कौन, महेद झील। तो महेद झील से निकलती है कौन सी नदी भैया, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। देखिए यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में निकलती है कौन, माही नदी। कुछ इस प्रकार से ऐसे आती है ना। तो जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है, महेद झील से निकलती है। और माही नदी की बात, एक खास बात यह है जिसको कई बार पूछा है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है भैया, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में माही नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्न में से किस राज्य में माही नदी प्रवाहित नहीं होती है। मेरे प्यारे मित्रों इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। बताइए फटाक से, 2-4 सेकंड का समय दे रहे हैं। 1 2 अड़ैया पौने सवा 3। ठीक है, तो भैया ये कहाँ से, किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, ये महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। भैया इसके पहले क्या था, डेल्टा नहीं बनाती है, पूछ रहा है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो भैया डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मांडवी, जुआरी, शरावती, ये तीनों की तीनों नदियां भैया डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये तीनों तीनों कैसा क्या बनाती है भैया, ये तीनों तीनों एस्चुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जबकि हुगली नदी क्या करती है भैया, हुगली नदी डेल्टा का निर्माण करती है। हुगली नदी देखिए ऐसे यहाँ से गंगा नदी आती है, और गंगा नदी से ही पहले, यानी गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करे उससे पहले इसकी एक धारा नीचे की तरफ मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जिसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न पर। 36वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी केरल से नहीं निकलती है। निम्न में कौन सी नदी केरल से नहीं निकलती है। तो भैया निम्न में कौन सी नदी केरल से नहीं निकलती है, बताइए। गंगावली। कौन सी भैया, गंगावली। गंगावली कर्नाटक में है ना। गंगावली कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। जबकि भरतपुझा, पेरियार और पाम्बा ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती है। गंगावली कर्नाटक से निकलती है। क्लियर। आइए 37वें प्रश्न पर। 37वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का, यानी भारत में जितनी नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, उन सभी का कितना प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। आपके सामने उत्तर है 4 उत्तर है 77%, 50%, 40 और 90%। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए कौन सा है, 77% है। कितना, 77%। यानी भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के 77% जो जल होता है कहाँ विसर्जित हो जाता है भैया, कहाँ हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं 38वां प्रश्न की। 38वां प्रश्न कह रहा है तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं। भैया इसको तो हमने कुछ टाइम पहले ही बताया आपको। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, है ना, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पर। 39वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए भी। कह रहे गंगा नदी की एकमात्र कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है भैया। तो इसका सही उत्तर है, कहाँ गया जी, गोमती कहाँ गया, इधर। हाँ, तीसरा गोमती, है ना। गोमती नदी कहाँ है भैया, गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, समतली भाग से निकलती है ना, जो कि मैदानी भाग या समतली भाग से निकलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ से निकलती भैया, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से निकलती है। कहाँ से भैया, यूपी से निकलती है। भैया यूपी के किस जिले से निकलती है, तो आपका उत्तर होगा पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से निकलती है। भैया पीलीभीत जिले से क्या जमीन को खोद के निकलती है, नहीं भैया। पीलीभीत जिले में एक झील है फुलहर झील। कौन सा, फुलहर झील। फुलहर झील से निकलता है क्या भैया, क्या, गोमती नदी। ठीक है, आगे आते हैं 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है। भैया कल हमने आपको क्या बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलता है या किस झील के समीप से निकलता है। तो मानसरोवर झील के समीप से निकलता है। किस ग्लेशियर से निकलता है, तो निकलता है भैया चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अब हाय भैया प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन भैया, सतपुड़ा, कैलाश या विंध्याचल। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार यहाँ पर है,
इसको इधर करते हैं, सतपुड़ा का यहाँ पे है, विंध्याचल का यहाँ पे है, और ये जो कैलाश पर्वतश्रेणी है ना, देखिए यहाँ पर आपको पता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। तो ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, ये इसी की श्रेणियाँ ये आगे आती हैं और आपस में सारे मिल जाती हैं, और ये तिब्बत में जब आगे बढ़ती हैं तो इन्हीं का जो भाग है तिब्बत में, उसको क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी कहते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इसी कैलाश पर्वत श्रेणी के पास स्थित भैया मानसरोवर, और इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से क्या निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। क्या भैया, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है, तो किस श्रेणी से होता है भैया, कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। किससे, कैलाश श्रेणी से होता है। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न पर। 41वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको IAS में पूछा गया। ठीक है, IAS 2006 में पूछा गया था। क्या है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। जैसे गंगा नदी आगे जाती है तो पश्चिम बंगाल में 2 वितरिका में विभक्त होती है, किसमें किसमें, हुगली नदी और भागीरथी में। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जा करके, कुछ मील ऐसे रहेगा, ये वाला मील है ना, ये वाला मील है ना, दूरी वाला मील है, कुछ मील आगे जा करके मिल जाती है आपस में। यानी ऐसे एक नदी जा रही है, एक धारा इधर, एक धारा इधर आई, फिर आगे जाके फिर नदियाँ मिल जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे 3 बार होती है ना, यानी निकलती हैं आगे जाकर मिल जाती हैं, बिछड़ती हैं आगे जाके मिल जाती हैं, ऐसे 3 बार होता है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जा करके फिर मिल जाती है ना। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण हो जाता है। ऐसे ऐसे चलते भैया आप साइड से निकलेंगे, अगर किसी भी भूभाग के चारों तरफ अगर जल रहेगा तो द्वीप ही होता है ना भैया। तो ये 3 बार क्या होती है भैया, 3 बार अपना विभक्त हो जाती है और 3 बार मिल जाती है। जब विभक्त होकर जहाँ पर मिलती है उसके बीच में जो भाग हो जाता है उस द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने द्वीप का निर्माण हुआ है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण हुआ है। तो कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जो ऐसा करती है, तो भैया उसका सही उत्तर है कावेरी। कौन सा है, कावेरी। कावेरी नदी 3 बार 2 धारा में विभक्त होता है और आगे जाके कुछ मील चलने पर मिल जाता है ना। और इसी की वजह से श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण हुआ है। आगे 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न कह रहा है राप्ती और शारदा या सरयू किसकी सहायक नदी है। इसको पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। किसकी भैया, घाघरा। और घाघरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। किसकी है भैया, गंगा की। घाघरा किसकी सहायक नदी है, घाघरा गंगा की सहायक नदी। किसकी भैया, गंगा की सहायक नदी है। और राप्ती और शारदा किसकी हो गई, राप्ती और शारदा किसकी हो गई भैया, ये घाघरा की हो गई। ठीक है, और जब घाघरा की हो गई तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन राप्ती और शारदा भी किसकी सहायक नदी हो जाती है फिर बाद में, गंगा की। क्योंकि राप्ती और शारदा घाघरा मिलती है और घाघरा के कहाँ मिल जाती है भैया, अरे बोलो, गंगा में। कहाँ मिल जाती है, गंगा में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पर। 43वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है। बताइए भैया, उत्तर करिए कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का। देखिए, अगर नदी अकेले बह रही है, अकेले प्रवाहित हो रही है तो उसको हम नदी कहते हैं, लेकिन उस नदी में अगर ढेर सारी नदियां आकर मिल रही हैं तो उन सारे नदियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं ना, उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है ना, तो उसका सही उत्तर भैया, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप कहेंगे गंगा। तो हाँ, जरूर भैया, गंगा ही सबसे बड़ी नदी भी है और गंगा ही सबसे बड़ी अपवाह तंत्र भी है ना। कौन भैया, गंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पर। 44वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। भैया इसका उत्तर तो आप लोग कल बताए थे, लेकिन फिर भी आज बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1450 किलोमीटर। कितना है भैया, 1450 किलोमीटर। और जो ऊपर लिया गया है 1465 ना, ये 1465 किसकी लंबाई है, गोदावरी नदी की लंबाई है। ठीक है, और ये जो 2525 है किसकी है, गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है भैया, आज का अंतिम प्रश्न है 45वां प्रश्न। ठीक है, 45वां प्रश्न कह रहा है कि झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। देखो भाई, आप कहेंगे कि झेलम नदी के बारे में सर जी आपने कल बताया था कि किस झील से निकलती है। तो किस झील से निकलती भैया, ये निकलती शेषनाग झील से। लेकिन वह जो शेषनाग झील है भैया किस श्रेणी के समीप स्थित है, वह है, बताइए, उत्तर करिए फटाक से, वह है पीर पंजाल श्रेणी के समीप स्थित है ना। इसलिए अगर आपसे पूछ ले कि झेलम नदी किस श्रेणी से निकलती है, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो इसका सही उत्तर भैया पीर पंजाल श्रेणी। क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने बीच में आपको कहीं रोका टोका नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अभी बताइए, अभी आप लोग कमेंट करिए कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं है ना। देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं यार, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए है ना। हालांकि हमने बीच में इसीलिए नहीं रोका टोका। अब जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम में लाइक और शेयर सब्सक्राइब मैं दबा के मारो सभी लोग है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।
अगला जो टॉपिक होगा उसको कल बता देंगे हम स्टेटस के माध्यम से, किसी भी प्रकार से बता देंगे, या फिर यूट्यूब पे ही फ़ोटो अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं बस। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, अब कैसे कहूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।